हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबमैन रैकशीट पर। आज हम एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ, यानी कि जो 26 मई की जो थर्ड शिफ्ट हुई है, उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। आपके करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका हम करेक्ट एनालिसिस करेंगे। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 13 अप्रैल 1599, बी ऑप्शन था 13 अप्रैल 1699, सी ऑप्शन था 13 अप्रैल 1799 और डी ऑप्शन था आपका 13 अप्रैल 1899, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था कि 13 अप्रैल 1699 इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को वैशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना हुई, जो सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शन थे। ए तमिलनाडु, बी ऑप्शन था आपका केरल, सी ऑप्शन था आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन था आपका कर्नाटक। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि केरल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि कथकली केरल राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसमें रंगीन वेशभूषा, मुखौटा और नाटकीय अभिनय के माध्यम से पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कृष्णाटम नृत्य पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। चार ऑप्शंस थे आपके। ए तमिलनाडु, बी ऑप्शन था केरल, सी ऑप्शन था कर्नाटक और डी ऑप्शन था आपका आंध्र प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी कि केरल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिससे आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि कृष्णाटम एक पारंपरिक नाट्य शैली है, जो भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित होती है। इसका जो उद्भव केरल के कोझिकोड क्षेत्र में हुआ था, और यह मंदिर परंपरा से जुड़ा हुआ एक कला रूप है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि किस राज्य सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है। चार ऑप्शन हैं आपके दिए गए थे आपके। ए कर्नाटक, बी ऑप्शन था आपका आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन था मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन था आपका तेलंगाना। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था कि तेलंगाना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि तेलंगाना सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल डिजिटल रूप में सक्षम बनाने के लिए उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए जो डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है। तेलंगाना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि खेद शब्द का सही विलोम शब्द रूप क्या है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया। ऑप्शन थे। ए दुख, बी ऑप्शन था हर्ष, सी ऑप्शन था शोक और डी ऑप्शन था आपका अफसोस। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी हर्ष का एकदम करेक्ट आंसर था। अगर इसका जो समानार्थी यानी कि पर्यायवाची पूछता तो इसका यानी कि समानार्थी होगा अफसोस, खेद का अफसोस, यानी कि इसका विलोम शब्द पूछा था हर्ष इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया हमने। देखोगे खेद का खेद का अर्थ होता है दुख या अफसोस। इसका विलोम शब्द होगा हर्ष या खुशी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत का लघु यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चार ऑप्शन थे आपके। ए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, बी ऑप्शन था 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, बी ऑफ सी ऑप्शन था आपका 24 अमेंडमेंट एक्ट 1971 और डी ऑप्शन था आपका 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भारत का लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस संशोधन में संविधान के में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए थे, जिस जैसे प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य आदि जोड़े गए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शंस थे। ए गंडक, बी ऑप्शन था सोन, सी ऑप्शन था घाघरा और डी ऑप्शन था आपका सतलज। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी सतलज इसका एकदम करेक्ट आंसर था। सतलज जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। सहायक गंडक गंडक, सोन
और जो घाघरा है वह गंगा नदी की सहायक नदी है पर सतलज नहीं है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। गंडक रिवर, सोन रिवर और जो घाघरा रिवर सभी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जबकि सतलुज रिवर गंगा नदी की सहायक नदी नहीं बल्कि सिंधु नदी की तंत्र का हिस्सा है। सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है सतलज। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से दफ्तर शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। चार ऑप्शंस दिए गए थे, आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। दफ्तर का करेक्ट रूप था ऑप्शन नंबर बी में इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये हमने बताया कि दफ्तर शब्द उर्दू मूल का शब्द है जिसमें फा के नीचे जो बिंदी होती है उसका प्रयोग किया जाता है, यही शुद्ध वर्तनी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एग्जिस्ट जो एग्जिबिट शब्द का हिंदी में सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। ऑप्शन थे ए छिपाना, बी ऑप्शन था प्रदर्शित करना या दिखाना, सी ऑप्शन था नष्ट करना और डी ऑप्शन था आपका खरीदना। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शित करना, दिखाना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि जो एग्जिबिस्ट जो एग्जिबिस्ट एग्जिबिट का अर्थ होता है किसी वस्तु, कला या जानकारी को सार्वजनिक रूप से दिखाना या प्रदर्शित करना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई की से ऊपर से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी प्रारंभिक स्थिति जो के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी और जो पीई पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगे। चार ऑप्शंस थे आपके। ए गतिज ऊर्जा शून्य और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, बी ऑप्शन था कि गतिज ऊर्जा अधिकतम, स्थितिज ऊर्जा शून्य, सी ऑप्शन था गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होंगी और डी ऑप्शन था आपका दोनों ऊर्जाएं शून्य होंगी। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। गतिज ऊर्जा शून्य और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। यही बताया है कि जब वस्तुएं जब जब वस्तु को ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो प्रारंभ में उसका वेग शून्य होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है। करेक्ट चार ऑप्शन थे आपके। आर्टिकल 123, बी ऑप्शन था आर्टिकल 213, सी ऑप्शन था आर्टिकल 356 और डी ऑप्शन था आपका आर्टिकल 163, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि आर्टिकल 213 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अनुच्छेद 213 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए कि आर्टिकल 213 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तब वह आवश्यक परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जंग का शुद्ध वर्तनी कौन सी है। चार ऑप्शन थे आपके। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ए सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है कि जंग की शुद्ध वर्तनी ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ये बताया हमने कि जंग शब्द का सही और प्रचलित रूप जंग ही होता है जो ड या अतिरिक्त वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें, यानी कि जंग। ये ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि राजस्थान के लोक संगीत और तुरही और तिमकी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। चार ऑप्शन थे। ए दंतवाद, बी ऑप्शन था सुशिरवाद, सी ऑप्शन था अवनंदवाद और डी ऑप्शन था आपका घनवाद। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी सुशिरवाद इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि विंड इंस्ट्रूमेंट इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने बताया है कि तुरही और जो तिनकी राजस्थान के लोक संगीत में उपयोग होने वाले सुशिर जो विंड वाद्य यंत्र हैं, इसका प्रयोग मुख्य रूप से उत्सवों, लोक नृत्य और धुन बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत में कबड्डी को अन्य किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन थे आपके। ए हु तू, बी ऑप्शन था आपका हेडू गुड्डू, सी ऑप्शन था हदुदू और डी ऑप्शन था आपका उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। उपरोक्त सभी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि कबड्डी को भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में हुतूतू कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में चेडू गुड्डू कहा जाता है और जो बांग्ला और कुछ क्षेत्रों में हुदुदू कहा जाता है। इसलिए ये कबड्डी के सभी नाम सही दिए गए हैं इसमें। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट था उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। क्वेश्चन ढूंढने बहुत मेहनत लगे, प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संघ की राज्यसभा हिंदी जो देवनागरी लिपि घोषित की गई। ऑप्शन है। ए अनुच्छेद 341, बी ऑप्शन था आपका अनुच्छेद 343, सी ऑप्शन था आपका अनुच्छेद 345 और डी ऑप्शन था आपका अनुच्छेद 351। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी
इसका एकदम करेक्ट आंसर था कि अनुच्छेद 343 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये हमने बताया, इसको आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान है कि संघ और राज्य भाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंधित मुख्य प्रावधान है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन थे आपके ए, चंद्रमा अपने अक्ष पर बहुत धीमी गति से घूमता है। बी ऑप्शन था आपका कि चंद्रमा अपनी धुरी और ऊपर घूमने और पृथ्वी के चक्कर लगाने में अलग अलग समय लेता है। सी ऑप्शन था चंद्रमा अपनी धुरी पर घूर्णन और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि लगभग 27.3 दिन एक समान है। और डी ऑप्शन था चंद्रमा बिल्कुल नहीं घूमता ही नहीं है। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि जो सिंक्रोनस जो रोटेशन के कारण चंद्रमा का घूर्णन जो रोटेशन और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण का समय जो समय समान होता है, जो लगभग 27.3 दिन होता है। ये इसी को हमने यही बताया नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सीनियर महिला कबड्डी मैच की कुल अवधि कितनी होती है। ऑप्शंस थे आपके ए 40 मिनट, बी ऑप्शन था 30 मिनट, सी ऑप्शन था 20 मिनट और डी ऑप्शन था 45 मिनट। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 40 मिनट इसका एकदम करेक्ट आंसर था कि 20-20 मिनट के दो हाफ इसका एक करेक्ट ऑप्शन था। इसी को बताया कि कबड्डी में सीनियर महिला मैच की कुल अवधि 40 मिनट होती है, जिसे दो हाफ हाफ जो दो से दो हाफ में बांटा जाता है, जैसे 20-20 मिनट में। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जब पुलिस सड़क पर चलते हुए वाहनों को रोककर उनके दस्तावेज और सुरक्षा की जांच करती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन थे ए वाहन जब्ती, बी ऑप्शन था वाहन चेकिंग, सी ऑप्शन था चालान और डी ऑप्शन था गिरफ्तारी। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, ये वाहन चेकिंग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को बताया कि जब पुलिस सड़क पर वाहनों को रोककर ड्राइविंग लाइसेंस, आरसीसी, इंश्योरेंस आदि दस्तावेजों को सुरक्षा नियमों की जांच करती है तो इसे वाहन चेकिंग कहा जाता है, व्हीकल चेकिंग चेकिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एशियाई खेलों में भारत ने अभी तक निम्नलिखित में से किस खेल में कभी भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। ऑप्शंस थे आपके ए हॉकी, बी ऑप्शन था कबड्डी, सी ऑप्शन था टेबल टेनिस और डी ऑप्शन था आपका निशानेबाजी। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जिसमें भारत ने अभी तक गोल्ड मेडल नहीं जीता है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि जो एशियन गेम्स में भारत ने कबड्डी जो हॉकी, कबड्डी और शूटिंग जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं, नहीं गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन टेबल टेनिस में अब तक भारत ने कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि यदि एक वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। चार ऑप्शंस थे, जिसमें आपका चार ऑप्शंस थे, इसको हमने कुछ एक्सप्लेन किया है, इसको हल किया है कि वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर, तो भुजा देखिए 160 में भाग 4 का कर दो तो 40 सेंटीमीटर एक भुजा आ जाएगी। इसी को इसका विकर्ण का सूत्र होता है डी इज इक्वल टू ए रूट टू होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू ए रूट टू इसका फॉर्मूला होता है। इसी को आप रख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसी के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा कि 40 रूट दो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि व्हाट इज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर जो पूर्व सुनवाई इन ए लीगल कॉन्टेस्ट। इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए थे, करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका एकदम करेक्ट आंसर था प्रिलिमिनरी हायरिंग, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 3 और 4 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। करेक्ट ऑप्शन था, चार ऑप्शन थे आपके 3:15, बी ऑप्शन था 3:16, सी ऑप्शन था 3:16 और डी ऑप्शन था 3:17। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 3:16 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। एक तीन 3:14 कर दो, 3:16 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। यही हमने बताया, इसको आप देख सकते हैं कि घड़ी में सुइयां एक साथ तब होती है जब समय लगभग 3:16 के आसपास होता है। सटीक गणना के अनुसार 3:15:11 लगभग 3:16 पर एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, योग पूछा गया था कि वन 1+3+5+7 प्लस डॉट 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 प्लस 399 का योग कितना है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी 40,000 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसमें जो फॉर्मूला होता है
n/2 ए प्लस एल स्क्वायर इसका एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 और 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे मिलकर 3600 यानी जो 3600 रुपये पाते हैं तो वी का हिस्सा क्या होगा। चार ऑप्शन थे, ए 1200, बी ऑप्शन था 1440, सी ऑप्शन था 2160 और डी ऑप्शन था आपका 2400। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 1440 का एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन जो एचसीएफ एलसीएम से था कि दो संख्याओं का एलसीएम 420 एचसीएफ 14 है तो उनका अंतर तथा उनका अंतर 98 है, संख्या ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन थे आपके, करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी 42 और 140 का एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अपराधी पर कानूनी कार्रवाई जैसे गिरफ्तारी या जांच होने से पहले इनमें सबसे पहले क्या होता है। चार ऑप्शन थे, ए दंड यानी कि पनिशमेंट, बी ऑप्शन था कार्रवाई यानी कि एक्शन, सी ऑप्शन था एफआई यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और डी ऑप्शन था जेल। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी एफआईआर इसका एकदम करेक्ट आंसर था, प्रथम सूचना रिपोर्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि किसी भी संज्ञेय अपराध में सबसे पहले पुलिस थाने में एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाती है। एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जांच, गिरफ्तारी और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करती है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चंस मिले उसका आपने आपको 100% एनालिसिस किया है। करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका हमने करेक्ट एनालिसिस किया है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि क्वेश्चन ढूंढने में भाई बहुत मेहनत लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।